मैं एक पाकिस्तानी जासूस। 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर दिल्ली, अहमदनगर और गोरखपुर में कई मिशन मुकम्मल करने के बाद DMI की हिरासत में हूँ और मुझ पर तशद्दुद का आगाज हो चुका है। DMI की हिरासत से फरार के लिए एक प्लान तरतीब दे चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले रोज शाम के वक्त मेरे लिए सलेटी रंग की कमीज और पाजामा भेज दिया गया और मेरे पहने हुए कपड़े ले लिए गए। पाजामे में इजारबंद की बजाय इलास्टिक लगा था। एक हवाई चप्पल और सिगरेट भी थे। उस रात मुझे तफ्तीश के लिए बाहर नहीं निकाला गया। उससे अगले दिन सुबह के वक्त गार्ड्स ने आकर मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे बाहर ले जाकर और कई बार लट्टू की तरह घुमाकर तकरीबन 150 कदम चलने के बाद एक सेल में जाकर मेरी पट्टी उतार दी। उस सेल के बाहर भी ऊंची 4 दीवारी थी। बाथरूम भी कमरे की पिछली तरफ बना हुआ था। बस यूं समझ लीजिए कि जिस सेल से मुझे यहाँ लाया गया था ये बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उस सेल से तकरीबन दुगना बड़ा था। इस सेल में 2 बेड थे और एक बेड पर एक नौजवान बेहोश पड़ा हुआ था। उसने भी सलेटी पाजामा और कमीज पहन रखी थी जिस पर जगह जगह खून के धब्बे थे। उस नौजवान के मुंह और एक कान से जमे हुए खून की लकीर चेहरे से होते हुए गर्दन तक चली गई थी। उसकी हालत देखकर ऐसा महसूस होता था कि उसे बड़ी बेदर्दी से मारा गया है। उसे देखकर पहले तो मुझे ये शक गुजरा कि वो मर चुका है। मैंने उसकी नब्ज टटोली तो वो चल रही थी। मैंने दिल में कहा कि इन भेड़ियों ने नामालूम किस जुर्म की पादाश में इस जवान के साथ इतना बेरहमाना सुलूक किया है कि जिंदा और मुर्दा में तमीज मुश्किल हो गई है। 3-4 घंटों बाद उस नौजवान ने कराहना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर इधर उधर देखा। मुझ पर नजर पड़ी तो उसने पानी मांगा। पानी पीने के बाद उसने आंखें बंद कर ली और कराहते कराहते सो गया या बेहोश हो गया। उसकी हालत देखकर मुझे अपने साथ आइंदा पेश आने वाले तशद्दुद का अंदाजा हो रहा था। आखिर कब तक मैं तफ्तीशी टीम को तिफिल तसल्लियों से बहला सकता था। गुरूब आफ्ताब के बाद उसे फिर होश आया। मैंने पानी से उसके चेहरे और गर्दन से खून साफ किया और उसे सिगरेट दिया। उसकी हालत जरा संभली तो मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और उसकी ये हालत क्यों की गई है। वो जवाब देने ही लगा था कि हम दोनों के लिए खाना आ गया। बड़ी मुश्किल से उसने चंद निवाले खाना खाया। मेरे दोबारा पूछने पर उसने बताया कि वो लाहौर रंग महल का रहने वाला है। फिल्म देखने का उसे बहुत शौक है और इसी शौक के पेश नजर उसने लाहौर के एक स्मगलर से राब्ता करके भारत में दाखिल होने का प्रोग्राम बनाया था। बॉर्डर क्रॉस करते ही भारतीय सिक्योरिटी फोर्स वालों ने दोनों को ललकारा। स्मगलर तो उस इलाके से बखूबी वाकिफ था। वो तो वहाँ उगे बड़े सरकंडों में छुपते छुपाते गायब हो गया, जबकि ये सिक्योरिटी फोर्स वालों के हाथ आ गया। अपने फील्ड ऑफिस में ले जाकर उन्होंने पहले तो तलाशी लेते हुए उसकी जेबें खाली कर दी और फिर बेतहाशा मार मार कर मेरे साथी स्मगलर का पूछने लगे। मैंने उन्हें सब कुछ सही सही बता दिया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे अमृतसर ले जाकर इसी महकमे के लोगों के हवाले कर दिया। वहाँ पर मुझ पर बेइंतहा तशद्दुद किया गया, लेकिन मेरे पास उन्हें बताने को जब कोई बात थी ही नहीं तो आखिर क्या बताता। अमृतसर से मुझे यहाँ लाया गया। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि ये शहर कौन सा है। 14-15 रोज से हर रात मुझे एक तहखाने में ले जाकर बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है। पहले मुझे एक अंधेरी कोठरी में रखा जाता था। अब 2 दिन हुए मुझे यहाँ मुंतकिल किया गया है। आप भी मेरी तरह मुसीबत में गिरफ्तार नजर आते हैं। अगर आप मुसलमान और पाकिस्तानी हैं तो मेरी मदद कीजिए और किसी तरह इन जालिमों के शिकंजे से मुझे छुड़वाएं। मैंने उस नौजवान को दिलासा दिया और कहा कि अगर तुम बेगुनाह हो तो ये तुम्हें बिलाखिर छोड़ देंगे और गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने के जुर्म में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल की सजा हो जाएगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी तरह ही मैं भी यहाँ बेबस हूँ और अमली तौर पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हौसला रखो, अल्लाह पाक यकीनन कोई न कोई रास्ता दिखा देगा। उस लड़के ने मुझसे पूछा कि आपको यहाँ किस जुर्म के तहत लाया गया है। मैंने जवाब दिया कि ये एक लंबी कहानी है जिसे तफ्तीशी अमले के सामने दोहराते दोहराते मैं थक गया हूँ, इसलिए फिर किसी वक्त तुम्हें अपनी दास्तान सुनाऊंगा। उस रात जब बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैं तफ्तीशी मराहिल से गुजरने के लिए खुद को तैयार करने लगा। गार्ड्स अंदर आए और उस नौजवान की आंखों पर पट्टी और हाथ पुश्त पर बांधकर उसे बाहर धकेल कर ले गए। उस नौजवान ने पट्टी बंधते ही रोना और आहो बका शुरू कर दी। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट गुजरे थे कि मुझे उस लड़के के चीखने चिल्लाने और हाय मर गया, मुझ पर रहम करो, उफ मेरी हड्डी टूट रही है की आवाजें आने लगी। इन आवाजों के साथ साथ ही मुगल्लजात और मारपीट की आवाजें भी आ रही थीं। मैंने अंदाजा लगाया कि टॉर्चर सेल यहाँ से करीब ही था। उस लड़के की चीखों से ऐसा मालूम हो रहा था कि उसे
सख्त जिस्मानी अजियत दी जा रही हो। मुझे फिर किसी की करख्त आवाज सुनाई दी, मिर्चें, तेल और डंडा लाओ। थोड़ी देर बाद ही उस नौजवान की इंतहाई तेज चीख सुनाई दी। वो शिद्दत दर्द से बड़ी दर्दनाक चीखें मार रहा था। चश्मे तसव्वुर से मैं देख रहा था कि उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इतना वहशियाना अमल तो शायद किसी दौर में भी किसी जालिम से जालिम शख्स ने अपने दुश्मनों से न किया होगा। मैं सोच रहा था कि वो नौजवान और मैं इन जालिमों के आगे बेहकीकत कीड़ों से भी कम हैसियत रखते हैं। उसके साथ जो सलूक किया जा रहा था, मेरे साथ उससे भी ज्यादा अजियतनाक रवैया अपनाया जाएगा। पाकिस्तान से रवानगी से कबल साइनाइड भरी दाढ़ लगाना वाकई दुरुस्त था। इस शर्मनाक अजियत और जिल्लत से बचने के लिए वो दाढ़ वाकई इन हालात में नेमत साबित होती। उस नौजवान की दर्द भरी चीखों से मुझे खाक नींद आनी थी। उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। मैंने सोचा कि वो या तो मर गया है और या कम से कम बेहोश हो गया है। रात यूं ही बीत गई। फजर के वक्त 4 गार्ड्स उसे हाथों और टांगों से उठाए सल में उसके बेड पर फेंक कर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने उसकी नब्ज देखी। नब्ज बिल्कुल नॉर्मल थी। वो यकीनन बेहोश था। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं अपने बेड पर चला आया और मेरी आंख भी लग गई। सुबह 8 बजे के करीब हम दोनों के लिए नाश्ता आया। वो तो बेहोश था। मैंने नाश्ता जहरमार किया। मैं सोच रहा था कि अब अनकरीब मेरी भी ऐसी ही चीखें शुरू होने वाली हैं। मैंने अजियत और तशद्दुद सहने के लिए तो खुद को एक हद तक तैयार कर लिया था, लेकिन जो शर्मनाक अजियत गुज़श्ता रात उस नौजवान को दी गई थी उसका मैंने कभी सोचा भी न था। उस नौजवान के कपड़ों पर पुराने सूखे खून के धब्बों के अलावा नए धब्बे भी लगे हुए थे और उसके पाजामे की आसन भी खून से लिथड़ी हुई थी। तेल, मिर्चें और डंडा मंगवाने की आवाज, नौजवान की लाउडेस्ट क्राई और खून से भरी आसन से साफ जाहिर था कि रात उसके साथ क्या सलूक किया गया था। दोपहर के करीब उसे होश आया। पहले की तरह उसकी नाक और कान से निकलने वाला खून उसके चेहरे पर जमा हुआ था। मैंने उसके चेहरे से खून साफ किया और उसे पानी पिलाया। उसके हाथों पर भी खून जमा हुआ था, उसे भी साफ किया। नौजवान तशक्कुर भरी निगाहों से मुझे देख रहा था। दोपहर का खाना आया तो मेरे बेहद मजबूर करने पर उसने खाना खाया। मैंने उसे खाने के बाद स्प्रो की 2 गोलियां दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और बोला, मेरे साथ तो जो कुछ हो रहा है मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन से ज्यादा जिंदा न रह पाऊंगा। मेरे पास तो इन जालिमों को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं तो भारतीय फिल्में देखने के शौक में मारा गया। आप मेरी हालत देखें और खुद को इन जालिमों के जुल्म से बचाने के लिए अगर कोई बात नहीं बताई तो वो भी बता दें। उसकी इस बात से मैं सोच में पड़ गया कि कल यही शख्स मुझसे गिड़गिड़ा कर यहाँ से निकलने और तशद्दुद से बचने के लिए मेरी मदद तलब कर रहा था और आज मुझे नसीहत कर रहा है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और उसके सरापे का जायजा लिया। मुझे गिरफ्तार हुए 5 दिन हुए थे, जबकि उस नौजवान के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी को आज 17-18 रोज हो चुके थे, लेकिन उसकी दाढ़ी मेरी दाढ़ी के निस्फ के बराबर थी। मैंने उसके हाथों और पांव के नाखूनों को देखा तो वो भी बड़े हुए नहीं थे। उसके मुताल्लिक मेरे दिल में कुछ शक सा पैदा हुआ। मैंने इस शक को मिटाने के लिए उससे पूछा कि वो कितना पढ़ा हुआ है। उसने जवाब दिया कि मैट्रिक पास है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल से उसने मैट्रिक पास किया है। मैंने उसे कहा कि रंग महल में मेरी भी अजीजदारी है। मेरे अजीजों के घर तो रंग महल हवेली के पीछे गुलबर्ग में है। उसका घर रंग महल हवेली के किस जानिब है? वो घबरा गया और कहने लगा, हमारा घर तो रंग महल हवेली के दाएं जानिब है। मैंने सर हिलाकर गोया समझते हुए कहा, ओ तो तुम्हारा मतलब है कि समनाबाद में है? वो बोला, जी हाँ समनाबाद में है। मैंने कहा, हवेली के बाहर 2 झूमते हुए हाथी देखे हैं? कहने लगा, जी हाँ कई बार, बल्कि मैंने तो उन्हें 1-2 बार गन्ने भी खिलाए हैं। रंग महल लाहौर में तंग बाजारों का मरकज है और वहाँ कोई रंग महल हवेली नहीं है और ना ही हाथी हैं। गुलबर्ग और समनाबाद लाहौर की नई बस्तियां हैं जो रंग महल से 10 से 15 किलोमीटर दूर हैं। उसने रंग महल हवेली, झूमने वाले हाथी और समनाबाद का कहकर मेरे शक को यकीन में बदल दिया। ये नौजवान न तो पाकिस्तानी था और ना ही बॉर्डर पर पकड़ा गया था, बल्कि ये DMI का भेजा हुआ स्टूल पिजन और DMI का ही कारिंदा था। इस मुसीबत की घड़ी में भी मैंने DMI के शुरू किए हुए इस खेल को आगे बढ़ाने का फैसला किया। स्टूल पिजन का उर्दू में मुतबादिल सही लफ्ज मुझे मालूम नहीं। ये दुश्मन का राज उगलवाने के लिए एक हथकंडा होता है कि अपने ही एक आदमी को सेल में असल मुल्जिम के साथ बंद कर दिया जाता है। उसके जिस्म और कपड़ों पर तशद्दुद की अलामात बनाई जाती हैं और सेल के करीब ही उसे ले जाकर मसनूई तशद्दुद किया जाता है। वो आदमी ऐसी दर्दनाक चीखें मारता है कि सुनने वालों के दिल दहल जाएं। इसके 2 मकासद होते हैं। अव्वल ये कि असल मुल्जिम स्टूल पिजन पर होने वाले तशद्दुद और उसकी हालत को देखकर घबरा जाए, उसके आसाब टूट जाएं, उसकी कुव्वत इरादी और मुदाफियत की ताकत खत्म हो जाए और वो अपने मुताल्लिक सब कुछ बता दे। 2 ये कि स्टूल पिजन को अपनी ही तरह मुसीबत में गिरफ्तार समझकर उसे अपना राजदार बना ले और अपनी असलियत बता दे। बाज़ औक़ात असल मुल्जिम का एतमाद हासिल करके ये शख्स अपनी रिहाई का मुजदा सुनाता है और असल मुल्जिम को कहता है कि अपने कॉन्टैक्ट्स तक अगर कोई पैगाम पहुंचाना है तो वो
वो ये खिदमत सर अंजाम देने को तैयार है। तरबियत के दौरान हमें स्टूल पिजन्स के मुतालिक न सिर्फ ब्रीफ किया गया था बल्कि रावलपिंडी में एक मसनूई मुकाबला भी करवाया गया था। ए डिवीजन पुलिस स्टेशन की हवालात में मुझे और मेरे एक साथी को एक रात के लिए बंद कर दिया गया था, जहां पहले ही से एक स्टूल पिजन मौजूद था जिसने रात भर हमें कुरेदने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ब्रीफिंग के बाद चूंकि ये ताजा वाकया था इसलिए हम दोनों ने स्टूल पिजन को पहचान लिया था। अब इस अचानक मुसीबत और बेचारगी की हालत में स्टूल पिजन की भरपूर अदाकारी की वजह से मैं उसे फौरी तो पहचान न सका, लेकिन उसकी दाढ़ी, नाखूनों और लाहौर में रंग महल के मुतालिक उसकी मालूमात ने उसका भांडा फोड़ दिया था। उसे भी गालिबन रंग महल के मुतालिक अपनी दी हुई मालूमात पर खुद ही शक सा हो गया था। उसने इसी में आफियत समझी कि अब सोने का बहाना करके मेरे सवालात से बच जाए। रात को पहले मुझे सेल से ले जाया गया। तफ्तीशी टीम भी गालिबन अपने बार बार के दोहराए हुए सवालात और मेरे मुसलसल एक ही जवाब से उकता चुकी थी, इसलिए इस बार उन्होंने अपने सवाल जवाब का सिलसिला मुख्तसर रखा। टीम के इंचार्ज ने मुझे रुखसत करने से पहले कहा, तुमने अपने मुतालिक हमें जो कुछ बताया है हमें उस पर बिल्कुल यकीन नहीं। हम अब तुम्हारे उस वादे पर कि 20 जून को तुम पाकिस्तानी एजेंट को पकड़वा दोगे यकीन करते हुए तुम्हारी उस तारीख का इंतजार करेंगे। अगर उस रोज भी तुम नाकाम हुए तो हम तुम्हें दूसरी टीम के हवाले करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि दूसरी टीम का तुम्हारे साथ रवैया इतना सख्त होगा जिसका तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं। इसलिए अब भी वक्त है कि हमें सब कुछ सच सच बता दो और खुद को तशद्दुद से बचा लो। हर इंसान की तशद्दुद बर्दाश्त करने की एक हद होती है और जब उसे उस हद से आगे ले जाया जाता है तो वो सब कुछ बता देता है। उसकी ये बात सुनकर मुझे मेजर एहसन शहीद याद आ गया। तशद्दुद की कौन सी हद थी जिससे वो ना गुजरा था, लेकिन उसने जबान न खोली। होश में होते हुए उसके पाँव की उंगलियां और पाँव काटे गए, उसके बाद उसके हाथों की उंगलियां और हाथ काटे गए, लेकिन वो मर्द मोमिन सब कुछ सह गया, जान दे दी लेकिन जबान न खोली। तफ्तीशी टीम ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। जब तक एक टीम जबान खुलवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम न हो जाए मुल्जिम को दूसरी टीम के हवाले नहीं किया जाता। मुल्जिम की जबान खुलवाने से ही किसी तफ्तीशी टीम की कारकर्दगी को परखा जाता है और कामयाबी की सूरत में सारा क्रेडिट उस टीम को ही मिलता है। 20 जून को मेरे ताउन के वादे से मौजूदा टीम को मुझे अपनी तहवील में रखने का जवाज मिल गया था। उस तारीख को अगर वो नाकाम हो जाते तो मुझे यकीनन किसी दूसरी टीम के सुपुर्द कर दिया जाता जिसके जबान खुलवाने के अपने हरबे होते। मैंने टीम के इंचार्ज को मुखातिब करते हुए कहा, सर मैं अपने अदम ताउन का अंजाम बखूबी जानता हूँ। मेरे सेल में एक जवान कैदी है जिसकी हालत देखकर और रात को तफ्तीशी टीम की तफ्तीश के दौरान उसकी चीखों से मुझे बखूबी अंदाजा हो चुका है कि मेरे अदम ताउन की सूरत में मेरा क्या हशर किया जाएगा। मैंने आपसे 20 जून और अगर एजेंट उस रोज न आया तो 22 जून को उसे पकड़वाने का वादा किया है। अगर 22 जून को भी मैं नाकाम हुआ तो आप बेशक मेरा जो हशर करें मुझे आपसे कोई गिला न होगा, बल्कि मैं इसे अपने मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल करूंगा। टीम के इंचार्ज ने अपने रवैये में लचक पैदा करते हुए कहा, पाकिस्तान से आने वाली डाक में भारतीय करेंसी भी भेजी गई थी। तुम्हारे कहने के मुताबिक 20 जून को 8 बजे तुम्हारे कपड़े, घड़ी और सब्ज रुमाल तुम्हें मिल जाएगा। रवानगी के वक्त 5000 रुपया भी तुम्हें एजेंट को देने के लिए दिया जाएगा। तुम बज़ाहिर हमारी हिरासत में नहीं होगे, लेकिन सिविलियन लिबास में हमारे दर्जनों जवानों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा होगा, इसलिए वहां से भागने की कोशिश का सोचना भी मत। तुमने अगर ये हिमाकत की तो हम तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम अपने लिए मौत मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। हम तुम्हें सब्जी मंडी स्टेशन पर ले जाकर कोई रिस्क नहीं ले रहे। वहाँ पर तुम आजाद होने के बावजूद बिल्कुल उसी तरह हमारी हिरासत में होगे जैसे इस कमरे में हो। अगर आजमाना चाहते हो तो सामने दरवाजा है, वहाँ से निकल कर फरार होने की कोशिश करो। हम में से कोई भी न तो अपनी कुर्सी से उठेगा और न ही गार्ड्स को पुकारेगा। दरवाजे से बाहर निकलते ही तुम्हारा जो हशर होगा उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते और इस हिमाकत की कुल्यतन जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात न होगी और इस गुफ्तगू के बाद टीम ने मुझे सेल में भेज दिया। मुझे सेल में लाया गया तो स्टूल पिजन वहां नहीं था। सुबह के करीब उसे वापस लाया गया। इस बार फिर उसके कपड़े खून में लिथड़े हुए थे और वो रहा था। मुझे चूंकि उसकी असलियत का यकीन हो चुका था इसलिए मैंने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। मैंने सोचा कि मेरे साथ जो होना है उसे तो मैं रोक नहीं सकता, इस दौरान इस ड्रामे का लुत्फ ही क्यों ना उठाया जाए। दर हकीकत मैंने फरार का जो मंसूबा बनाया था मैं अपनी पूरी तवज्जो उस पर मुर्तकिज किए हुए था। फरार में नाकामी और तशद्दुद के मुताल्लिक मैंने सोचना ही छोड़ दिया था। जबान तो मैंने किसी हालत में भी खोलनी नहीं थी। मेरा जो हशर होना था उसे सोचकर ही बार बार मरने से क्या फायदा था। जिंदगी किसे अजीज नहीं होती। मुझे भी अपनी जिंदगी
जिंदगी अजीज थी, अपने घर वालों से भी बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन भारतीय बॉर्डर क्रॉस करते ही मैंने अपनी उन कमजोरियों को पसे पुष्ट डाल दिया था। यकीनन यही हालत मेरे साथियों की भी थी। हमने भारत में क़याम के दौरान सैकड़ों घंटे इकट्ठे गुजारे थे, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इस तमाम अरसे में कभी एक बार भी किसी ने अपने अहले खाना का ना तो जिक्र किया और ना ही उन्हें याद किया। जिंदगी से प्यार क्या होता है उसे हम भूल चुके थे। खतरनाक से खतरनाक मिशन पर जाने के लिए कदम पीछे करना तो दूर की बात है, सबने बढ़ चढ़कर उस मिशन पर जाने की जिद और खुद को मिशन के लिए मौजू तरीन करार देने की कोशिश की थी। उसकी वजह ये थी कि हम पांचों, जिनमें सिर्फ मैं सिविलियन था और मेरे चारों साथी सर्विसेज के बाकायदा मुलाजिम थे, सबने खुद भारत जाने और खतरनाक मिशन सर अंजाम देने के लिए वॉलंटियर किया था। हम में से किसी को भी जबरदस्ती भारत नहीं भेजा गया था और हम सब इस दुश्मन मुल्क में तंग नजर जालिमों के हाथों गिरफ्तारी की सूरत में अपने साथ होने वाले बदतरीन तशद्दुद से भी वाकिफ थे। साइनाइड की दाढ़ें लगवाकर हमने मौत को गले लगाने के जरिए को बखुशी कबूल किया था। यकीन जानिए कि मैं मौत से हरगिज खौफजदा न था। जहर भरी दाढ़ के निकलने के बाद मैंने ज़हनी तौर पर खुद को बदतरीन तशद्दुद सहने के लिए तैयार कर लिया था। अब ये जो चंद रोज की मोहलत थी, मैं इसे पूरे तौर पर इंजॉय करना चाहता था। सेल में मुझे ये स्टूल पिजन, जिसे मैं आइंदा बीमार कबूतर कहूंगा, सिर्फ यही मुयस्सर था। चुनाचे मैंने उसी के साथ अपने बाकी मानदा वक्त को खुशगवार बनाने का फैसला किया। मैंने दोपहर के खाने के लिए भी उसे न उठाया और न ही उसके चेहरे से खून वगैरह साफ किया। जब सूरज गुरूब होने तक मेरी तरफ से कोई पेशरफ्त न हुई तो वो खुद ही कराहता हुआ उठ बैठा। दोपहर के खाने के बर्तन उठाने के लिए जब गार्ड्स आए तो मैंने उसके लिए भेजा गया खाना भी वापस कर दिया और गार्ड्स को कहा कि ये तो बेहोश है, इसलिए इसका खाना वापस ले जाएं। बीमार कबूतर ने मुझसे खाने के मुतालिक पूछा तो मैंने कहा कि तुम उस वक्त बेहोश थे। सारा दिन खाने पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा खाना वापस भेज दिया। वो जवान था और जवानी में निस्बतन भूख ज्यादा लगती है। सुबह का नाश्ता भी उसने नहीं किया था। उसके चेहरे पर भूख के आसार थे और उसे कराहें भरने और हाय वाय करने की मुसलसल एक्टिंग भी करनी थी। इसके अलावा उसको ड्यूटी सौंपी गई थी कि मुझसे हमदर्दी के पर्दे में कुछ राज उगलवा ले। अपने कराहने और 2 रोज मुझसे चेहरे पर जमे खून को साफ करवाने के सिवा उसे कोई कामयाबी न हुई थी। भूख की शिद्दत की वजह से वो खासा बेचैन दिखाई देता था। वो खुद ही उठकर बाथरूम में गया और खुद ही चेहरे और हाथों को धोया। मैं सिगरेट सुलगाए बिस्तर पर नीम दराज कभी कभी उसे देख लेता। मेरी खामोशी अब उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। मुझे मुखातिब करके बोला, साहब आपने क्या सोचा है? मैंने पूछा कि किस बात के मुतालिक? कहने लगा, इन जालिमों के हाथों जुल्म से बचने के बारे में। मैंने कहा, यहाँ तुम अपनी फिक्र करो और अपने बचाव के मुतालिक सोचो, मेरे ऊपर होने वाले जुल्म की फिक्र में क्यों घुले जाते हो? कहने लगा, मैंने तो इसलिए पूछा था कि मेरी हालत तो आप देख रहे हैं, किस बुरी तरह से मुझे उधेड़ कर रख दिया है। आप तो बच जाएं उनके जुल्म से। मैंने पूछा, कैसे बच जाऊं? कहने लगा, जो कुछ वो पूछते हैं उन्हें साफ साफ बता दें। मैंने जवाबन सवाल किया, तुम क्यों नहीं साफ साफ बताकर उनके जुल्म से बच जाते? कहने लगा, मैंने इन्हें सब कुछ बिल्कुल सच बता दिया है और मजीद बताने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैंने कहा, मैंने भी इन्हें सब कुछ सच बता दिया है और मेरे पास भी इन्हें बताने के लिए मजीद कुछ नहीं है। मैं नहीं जानता कि जब तुमने सब कुछ बता दिया है फिर भी हर रोज वो तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते हैं? यकीनन उन्हें तुम्हारे मुतालिक ये यकीन हो चुका है कि तुम कुछ छुपा रहे हो और उसे ही उगलवाने के लिए वो तुम पर तशद्दुद करते हैं। तुम अपने बचने की तदबीर करो, मेरा अल्लाह मालिक है, मेरी फिक्र मत करो। ये कहकर मैंने आंखें मूंद ली। गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। पंखे की हवा इतनी गर्म थी कि लू भी उसके सामने मान थी। नल का पानी इतना गर्म था कि पानी में अंडा डाल दें तो यकीनन उबल जाता। तबीयत पहले ही बेजार हो रही थी। उस पर बीमार कबूतर के सवालात। वो मुझे सच बोलने की नसीहतें करने लगा, लेकिन मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। जब वो खामोश न हुआ तो मैंने तंग आकर कहा, देखो, या तो खामोश हो जाओ और अगर बोलना चाहते हो तो मुझे रंग महल की हवेली के मुतालिक बताओ। मैं तो कभी कभार उस तरफ जाता था, लेकिन तुम तो वहाँ के रहने वाले हो, हाथियों को गन्ने भी खिलाते रहे हो, तुम्हारी मालूमात बहुत ज्यादा होंगी। मुझे उस हवेली के मुतालिक बताओ। अब तो जनाब उसे ऐसी चुप लगी कि रात का खाना भी उसने खामोशी से खाया। निस्फ शब के करीब गार्ड्स उसे ले गए और सुबह उसे खून में लिथड़ा छोड़ गए। रात को उसकी चीखों और आहो बका की आवाजें भी आती रहीं। मुझे 20 जून बल्कि 22 जून तक की मोहलत मिल चुकी थी, लिहाजा मैं इन तारीखों तक तफ्तीशी टीम के सवालात से भी बच गया था। रात के पिछले पहर जब गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी हुई तो मैं सो गया।
सूरज तुलू होने के करीब था कि पै दर पै 3 खौफनाक धमाके हुए। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरे अंदाजे के मुताबिक तीनों धमाके मेरे सेल से करीबन 100 मीटर दूर और 1 मिनट के अंदर हुए थे। 4 दीवारी के बायस बाहर तो मैं देख नहीं सकता था। धमाकों के 3-4 मिनट के बाद सीटियां बजने और भाग दौड़ की आवाजें आने लगी। ऊंची आवाज में अहकाम दिए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही जीपों के एक तरफ जाने की आवाज आई और उनके बाद एम्बुलेंस अपने मखसूस हूटर बजाती गुजर गई। हर तरफ एक शोर मचा हुआ था। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या हुआ है। कानों के पर्दे फाड़ने वाली आवाज से तो ये बमों के धमाके थे और एम्बुलेंसों की आमद से अंदाजा होता था कि जानी नुकसान भी हुआ है। बीमार कबूतर भी हैरान परेशान था। सारा दिन इसी शोर शराबे में गुजर गया। हमें सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी न दिया गया। रात का खाना लाने वालों के साथ 2 मुसल्ला फौजी भी थे, जिन्होंने सेल का दरवाजा खुलते वक्त हमारी तरफ गन्ने तान ली। मैं तो खामोश रहा, लेकिन बीमार कबूतर ने खाना लाने वालों से पूछा कि सुबह किस चीज के धमाके हुए थे। उन्होंने कोई जवाब न दिया। रात को 10-11 बजे गार्ड्स आ पहुंचे। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे पहले वाले सिंगल बेड सेल में मुंतकिल कर दिया। उसके बाद बीमार कबूतर को मैंने कभी न देखा। तसलसल को कायम रखने की गरज से कि जब मैं फरार होकर अपने साथियों के पास गया था तो मुझे मालूम हुआ कि तीनों धमाके छत्ता लाल मियां में बशीर के गिराज में जमा होने वाले लड़कों ने किए थे। मेरे साथियों ने बताया था कि मेरी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने वायरलेस पर पाकिस्तान से राब्ता किया और उन्हें मेरे मुताल्लिक बताया था। पाकिस्तान से उन्हें सख्ती से हिदायत की गई थी कि वो अपनी तमाम सरगर्मियां बिल्कुल मुअत्तल कर दें और मेरी तलाश का हरगिज कोई रिस्क न लें। उनके दिए गए अहकाम का लुब्बे लुबाब था वेट एंड सी। मेरे साथियों ने अहकाम पर हर्फ बहर्फ अमल किया, लेकिन लड़कों को तमाम वाकया बता दिया। मेरी गिरफ्तारी का सुनकर लड़के बहुत मुश्तइल हो चुके थे। उन्होंने मेरे साथियों से मिलकर मेरा सुराग लगाने और मुझे छुड़वाने का प्रोग्राम बनाना चाहा, लेकिन मेरे साथियों ने बावजूद शदीद ख्वाहिश के पाकिस्तान से मिले हुए अहकाम के पेश नजर अपनी मजबूरी बताई और माजरत कर ली। अब लड़कों ने अपने तौर पर मेरा खोज लगाना चाहा। वो चंद माह पहले रिटायर होने वाले एक मुसलमान फौजी से मिले, जिसने उन्हें बताया कि इस तरह गिरफ्तारी का अमल सिर्फ DMI वाले ही करते हैं। उस साबिक फौजी ने लड़कों को दिल्ली में DMI हेडक्वार्टर्स का महले वकू बता दिया था। वो खुद भी हेडक्वार्टर्स के अंदर नहीं गया था। अंदर की मालूमात हासिल करने के लिए लड़कों ने गिराज में मुरम्मत के लिए आई एक गाड़ी ली और बाद दोपहर हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़े हो गए। जब स्टाफ छुट्टी के बाद बाहर निकला तो उन्होंने हेडक्वार्टर्स के एक बावर्दी आदमी को अगवा किया और गिराज में ले आए। थोड़े से तशद्दुद के बाद ही उसने हेडक्वार्टर्स का पूरा नक्शा और जेर जमीन सेल के अलावा जमीन पर बने हुए सेलों की तफसील भी बता दी। मेरे मुतालिक उसे कुछ भी इल्म न था। साथियों के बकौल लड़कों ने उस फौजी की वर्दी उतरवा कर उसे धोती कमीज पहना दी और शादरा की तरफ एक सुनसान जगह पर ले गए और उसकी गर्दन पर खंजर रख कर उससे मेरे मुतालिक पूछा, लेकिन वो कुछ न बता सका। उस फौजी का जिंदा रहना मेरे अलावा मेरे साथियों, लड़कों, आरिफ और नजीर सबके लिए खतरनाक था। इसलिए एक लड़के ने उसे खंजर से हलाक कर दिया और उसकी लाश पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी ताकि शनाख्त के काबिल न रहे। लड़कों का लीडर अब कैसर था, जिसने गोरखपुर के मिशन को मेरे नंबर 2 के साथ पूरा किया था। उन्होंने आरिफ के पास मेरे रखवाए हुए सामान में से 3 टाइम बम और 6 पिस्टल और गोलियां ली। उन्होंने नक्शे के मुताबिक DMI की उस दीवार को निशाना बनाना था जो सेल से करीब तर थी। बैरूनी दीवारें ऊंची थीं और उन पर खारदार तारों की बाड़ लगी हुई थी, इसलिए बाहर से अंदर की कोई चीज दिखाई न देती थी। हमले में 2 गाड़ियां इस्तेमाल की गई थी। अलसुब जब सड़कों पर ट्रैफिक नहीं होती उस वक्त हमले का प्रोग्राम बनाया गया। एक बम बैरूनी दीवार के साथ चिस्पा कर दिया गया, जबकि 2 बम अंदर फेंके गए। दीवार वाले बम से दीवार में खासा बड़ा शगाफ पड़ गया, जबकि अंदर फेंके गए बम DMI हेडक्वार्टर्स में रिहायशी फौजियों की बैरकों पर गिरे। लड़कों को शायद इस हेडक्वार्टर की अददी नफरी का इल्म न था। सिर्फ 9 लड़के सैकड़ों फौजियों और उनके जदीद असलहे का अपने देसी पिस्तौलों से मुकाबला करने निकले थे। दीवार के शगाफ से जब उन्होंने अंदर झांका तो उन्हें मुख्तलिफ इमारतों और बैरकों के हुजूम में सेल दिखाई न दिए। धमाकों के फौरी बाद ही सीटियां बजने और चीखो पुकार का सिलसिला शुरू हो गया था और अब वहां लड़कों का ठहरना सरीहन बेवकूफी और बगैर किसी फायदे के खुदकुशी के मुतरादिफ था। लिहाजा लड़के जाने बचाकर करीब ही खड़ी दोनों गाड़ियों में भाग आए। सही इल्म तो किसी को न था, लेकिन कयास था कि बैरकों पर बमों के फटने से 8 से ज्यादा फौजी हलाक और 20 जख्मी हो गए थे। इन धमाकों के बाद शहर की सख्ती से नाकाबंदी कर दी गई और जगह जगह तलाशी का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन अल्लाह पाक के रहम करम से लड़के और साथी बिल्कुल महफूज रहे। 8
8-10 दिन की सख्ती के बाद चेकिंग वगैरह खत्म कर दी गई और दिल्ली की जिंदगी मामूल पर आ गई। DMI की बैरूनी दीवार की उसी रोज मुरम्मत कर दी गई थी, जबकि अंदर का हाल किसी को भी मालूम न था। लड़कों ने इस अटेम्प्ट के बाद DMI के अफसरान पर उनके घरों और दफ्तर के दरमियान हमलों का प्रोग्राम बनाया, जिसे आरिफ, नजीर और मेरे साथियों ने लड़कों को ये समझाकर मुलतवी करवा दिया कि अगर इन हमलों से किसी को जरा सा भी शक पड़ गया कि ये हमले मुझे बचाने के लिए हो रहे हैं तो मुझे फिलफौर खत्म कर दिया जाएगा और मेरे जिंदा बचने की मुहिम से उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। इसके बावजूद लड़कों ने हेडक्वार्टर से आने जाने वाली गाड़ियों पर निगाह रखनी शुरू कर दी कि शायद मैं किसी गाड़ी में उन्हें नजर आ जाऊं, लेकिन वहां तो सिर्फ फौजी जीपें, ट्रक, प्राइवेट मोटरें और बंद फौजी गाड़ियां ही आती जाती थी। इसलिए मेरे बारे में वो कोई सुराग न लगा सके और चंद रोज बाद लड़कों ने मायूस होकर ये निगरानी भी खत्म कर दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।